हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप। वेलकम टू अभी मैथ्स। तो पिछले चैप्टर के क्वाड्रिलेटरल के कॉन्सेप्ट को समझने के बाद आज हम उसके सारे एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइजेस करने वाले हैं। तो आज पेन पेपर लेके बैठ जाइए, पुराने वीडियो के नोट्स जो हैं वो रिवाइज़ कर लीजिए, क्योंकि आज हम सिर्फ प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो पहला एग्जाम्पल हम देखते हैं जो बोलता है फाइंड x। ठीक है, अब x इस फिगर में एक फिगर दिया हुआ है जिसमें ये दिया हुआ है x, ये दिया हुआ है 90 डिग्री, ये दिया हुआ है 50 डिग्री और ये दिया हुआ है 110 डिग्री। ठीक है, अब इसमें हमें x निकालना है। हमने पढ़ा था कि द सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ एनी पॉलीगन इज़ 360 डिग्री। तो लेट से ये ए एक्सटीरियर एंगल ए बी सी एंड डी है। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी विल बी इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो ए है 110, बी है x, सी है 90, डी है 50 और ये इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है, तो इसको हम ऐड करेंगे तो ये आएगा x प्लस 250 इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब प्लस 250 उधर जाएगा तो माइनस 250 हो जाएगा, तो इसलिए x की वैल्यू आएगी 110 डिग्री। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, तो इसी तरह से हमें अपने पुराने कॉन्सेप्ट हमें ज़रूर रिवाइज रहने चाहिए, तभी हम क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ रेगुलर पॉलीगन हुज ईच एक्सटीरियर एंगल इज 45 डिग्री। तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि नंबर ऑफ साइड्स ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन इज n, देन इट विल बी इज इक्वल टू 360 डिग्री डिवाइडेड बाय एक्सटीरियर एंगल। ओके, ये हमने कॉन्सेप्ट वीडियो में लास्ट में देखा था। तो ये हो जाएगा 360 डिग्री अपॉन 45। इसको हम कट करेंगे अगर एंड सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 8। ठीक है, तो 8 नंबर ऑफ साइड्स विल बी देयर एंड देयरफॉर इट शुड हैव 45 डिग्री एज एक्सटीरियर एंगल। आगे चलते हैं तीसरे एग्जाम्पल पे। एग्जाम्पल 3 बोलता है कि फाइंड द पैरामीटर ऑफ पैरेललोग्राम PQRS। अभी हमें एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है PQRS और हमें PQ की वैल्यू दी हुई है 12 सेंटीमीटर एंड QR की वैल्यू दी हुई है 7 सेंटीमीटर। तो इस सबसे पहले हमें मालूम होगा कि पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड इक्वल होती है। ठीक है, तो PQ इज इक्वल टू SR। क्यों? क्योंकि अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ठीक है, इसी तरह SP इज इक्वल टू RQ या QR। ठीक है, अभी ये 7 है तो ये भी 7 हो जाएगा और ये 12 है तो ये भी 12 हो जाएगा। ठीक है, अब पेरीमीटर इज इक्वल टू क्या होगा? PS प्लस SR प्लस RQ प्लस PQ। तो ये हो जाएगा 7 प्लस 12 प्लस 7 प्लस 12, जोड़ने पे आएगा 38 सेंटीमीटर। ये हो गया आंसर। ठीक है, तो इस तरह से हमें पुराने कॉन्सेप्ट का यूज़ करना है।
अगले एग्जाम्पल पे जाते हैं। एग्जाम्पल 4। एग्जाम्पल 4 बोलता है एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है, ठीक है। पैरेललोग्राम दिया हुआ है, ये है 100 डिग्री, ये है x, ये है z और ये है y, ठीक है। ये हो गया B, E, S और T, ठीक है। अभी हमें मालूम है कि द अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, देयरफॉर x इज इक्वल टू 100। वाई? बिकॉज अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ओके, तो इस प्रॉपर्टी से ये इक्वल हो गए, x की वैल्यू 100 आ गई। अभी हमने पुरानी क्लासेस में पहले पढ़ा होगा कि इसको हम बोलते हैं अल्टरनेट एंगल। दो पैरेलल लाइन को ऐसे कट करें तो ये एंगल और ये एंगल जो है इक्वल होते हैं। तो y इज इक्वल टू 100 बिकॉज ऑफ अल्टरनेट एंगल, ठीक है। अभी हमें ये पता है कि क्योंकि TB पैरेलल टू SE है, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है, तो एंगल B प्लस एंगल Z विल बी 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये दोनों सप्लीमेंट्री एंगल होंगे। द अल्टरनेट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री एंगल, मीन्स देयर सम विल बी 180 डिग्री, ठीक है। तो B 100 हो गया, ठीक है, प्लस एंगल Z हो गया, ये हो गया 180 डिग्री। Z इज इक्वल टू 180 माइनस, ये प्लस 100 इधर जाएगा तो माइनस 100, तो ये आ जाएगा 80 डिग्री। तो ये हो गया हमारा Z का वैल्यू आंसर, ठीक है। अगले एग्जाम्पल पे चलते हैं। एग्जाम्पल 5 बोलता है पैरेललोग्राम दिया है RING के, रिंग RING और R इज 70 डिग्री, ठीक है। फाइंड ऑल द अदर एंगल। बहुत ही आसान है। तो एंगल R इज इक्वल टू एंगल N, ठीक है, इज इक्वल टू 70 डिग्री। क्यों? क्योंकि अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ओके, यहाँ तक समझ में आ गया। तो एंगल N ये भी 70 आ गया, ठीक है। अभी एंगल R प्लस एंगल I विल बी 180 डिग्री। वाई? बिकॉज एडजेसेंट एंगल आर सप्लीमेंट्री, ठीक है। तो एंगल R 70 दिया है, प्लस एंगल I इज इक्वल टू 180 डिग्री दिया है। एंगल I इज इक्वल टू 180 माइनस 70, तो एंगल I इज इक्वल टू 110 डिग्री आ गया, ठीक है। ये आ गया एंगल I, ये आ गया 110। अब हमने पढ़ा है एंगल I इज इक्वल टू एंगल G हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि अपोजिट एंगल आर इक्वल, ठीक है, फॉर पैरेललोग्राम, ठीक है। तो इसीलिए एंगल I इज इक्वल टू एंगल G इज इक्वल टू 110 डिग्री। तो इस तरह से हमारे सारे एंगल्स इसमें फाइंड हो गए। हमें सिर्फ एक एंगल 70 पता था, उसका अपोजिट भी 70 हो गया, और इन दोनों का सम 180 होता है, तो हमने ये पकड़ लिया, 110 आ गया। और फिर
इसका अपोजिट ये है तो ये भी आ गया। तो ये कॉन्सेप्ट आप हमेशा याद रखिएगा, ये एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अगले एग्जाम। तो अगला एग्जाम्पल दिया है, एग्जाम्पल 6 सेज कि भाई एक पैरेललोग्राम है हेल्प नाम का और उसकी लेंथ दी हुई है। ठीक है, हम पहले पैरेललोग्राम बनाते हैं। ये एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है क्वेश्चन में। ठीक है, ये ओ पॉइंट है। अभी HELP, ठीक है, ये पैरेललोग्राम बन गया। अभी क्या दिया है, हमें दिया है OE = 4, तो यहाँ से यहाँ तक ये 4 है। अब ये पूछ रहा है कि और एक चीज़ और दिया है, HL is 5 more than PE, तो HL will be = PE + 5। ठीक है, अब हमें पूछ रहा है फाइंड OH, हमें OH निकालना है। ठीक है, OH निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें मालूम है कि जो पैरेललोग्राम के डायगोनल्स होते हैं वो प्रॉपर्टी ये होती है उनकी कि वो बाइसेक्ट करते हैं एक अदर को। सो क्या हम लिख सकते हैं PO = OE = 4? क्यों? क्योंकि डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा भी था। नहीं पढ़ आपने देखा है तो आप वो वीडियो जाके देख सकते हैं, कॉन्सेप्ट वीडियो है। तो ये आ गया हमारा 4, तो इसलिए ये 4 अगर आ गया तो PE की वैल्यू क्या होगी, PO + OE। टोटल PE क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक प्लस यहाँ से यहाँ तक। तो हमने मालूम है कि दोनों की वैल्यू 4 है, तो 4 + 4 आ गया 8। अब PE 8 आ गया तो HL कितना आएगा, HL PE + 5 था, PE 8 है, 8 + 5 तो HL आ गया 13। अभी 13 आ गया HL। ठीक है, तो OH + OL = HL होगा। ठीक है, या फिर अगर हमसे सिर्फ उसने OH पूछा है तो OH क्या है, पूरे HL का आधा होगा, क्योंकि क्यों, सेम प्रॉपर्टी से कि डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। तो ये हो जाएगा HL/2, इसका मतलब 13/2, ये आ जाएगा 6.5। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, बहुत ही छोटे छोटे कॉन्सेप्ट जो हमने पहले पढ़े थे अभी वही काम आ रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर 7 देखते हैं। एग्जाम्पल 7 बोलता है कि एक RICE करके रोम्बस दिया है जिसमें हमें X, Y और Z की वैल्यू फाइंड करनी है। पहले हम रोम्बस को बना लेते हैं। तो इसकी प्रॉपर्टी होती है कि इसके डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं और वो भी 90 डिग्री पे। ठीक है, और ये बनेगा ऐसे RICE। अब हमें क्या क्या दिया हुआ है, ये X जो है वो यहाँ से यहाँ तक है, OE को हम X लिखेंगे। और क्या दिया हुआ है, Z दिया हुआ है, OR is Z। और ये 5 दिया हुआ है, ये 12 दिया हुआ है, ये 13 दिया हुआ है। ठीक है, तो हमें पता है कि all the sides of rhombus are equal। ठीक है, तो उसके मुताबिक ये चारों इक्वल हैं, तो ये भी 13 होगा, ये भी 13 होगा और ये भी 13 होगा। तो Z की वैल्यू वो जो 13। ठीक है, अभी अगले भाग पे चलते हैं कि द डायगोनल्स ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है, यानी कि OR = OC
और OC क्या दिया हुआ है 12, तो इसीलिए OR भी 12 हो जाएगा। ठीक है, ये तो एक चीज़ हो गई। ये y दिया हुआ है, ठीक है, तो इसीलिए OC इज़ y, तो इसीलिए y की वैल्यू आ गई 12। ठीक है, अब आगे चलते हैं। हमें ये भी पता है कि OE इज इक्वल टू OI इज इक्वल टू 5 और OE ही x है, तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 5। और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि द डायगोनल्स ऑफ rhombus आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ओके, मतलब 90 डिग्री पे एक दूसरे को कट करते हैं। तो इसीलिए x की वैल्यू z की वैल्यू 13, x की 5 और y की 12, ये हो गया हमारा आंसर। अगले एग्जाम्पल पे चलते हैं, एग्जाम्पल 8। एग्जाम्पल 8 बोलता है एक रेक्टेंगल है, RENT, जिसके डायगोनल्स ये हो गया 3x + 1 और ये हो गया 2x + 4। ठीक है, अभी हमें मालूम है हमें x की वैल्यू निकालनी है इसमें। ठीक है, तो ये O है, तो OT इज़ 3x + 1। ठीक है, एंड OR इज़ 2x + 4। बस, बहुत आसान है। रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी होती है कि द डायगोनल्स आर इक्वल, तो TE इज इक्वल टू RN। और क्योंकि रेक्टेंगल, क्योंकि डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल। ठीक है, अभी बहुत सिंपल है कि ये एक है तो पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम का सिंपल सा फंडा होता है कि द डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, है ना। तो इसका मतलब कि TO इज इक्वल टू OE या फिर TE इज इक्वल टू TO/2। उल्टा हो गया, या फिर TO इज इक्वल टू OE, तो TE इज इक्वल टू TO + OE। इसी तरह हम लिख सकते हैं TE इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ TO, और RN इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ RO। ठीक है, अब हम अगर दोनों को इक्वेट करें, जो हमारा इक्वेशन नंबर 1 है उससे इक्वेट करें, तो T की जगह 2TO और RN की जगह 2RO कैंसिल होगा, तो TO इज इक्वल टू RO हो जाएगा। TO की वैल्यू दी हुई है 3x + 1 और RO की वैल्यू दे रखी है 2x + 4। तो 2x इधर लाएंगे, 3x - 2x इज इक्वल टू 4 - 1, तो x आ जाएगा 3x - 2x इज x और 4 - 3, तो x की वैल्यू 3 आ जाएगी। ठीक है, तो अभी हमें x की वैल्यू मिल गई 3, यही हो गया हमारा आंसर। अब हम एक्सरसाइजेस की तरफ बढ़ते हैं। एक्सरसाइज 3.1। ठीक है, उसने कुछ फिगर दिया है। ठीक है, बना लेते हैं। पहला है ये 1, फिर ये 2, फिर ये
3, फिर ये 4, फिर ये 5, फिर ये 6, फिर ये 7 और ये फिर ये 8। अब ये पूछ रहा है कि इनमें से पहला बताइए ए, सिंपल कर्व कौन कौन से होंगे। तो सिंपल कर्व की एक ही रिक्वायरमेंट थी कि पेन नहीं उठना चाहिए और एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करना चाहिए। तो फर्स्ट होगा, सेकंड होगा, थर्ड में पेन उठाना पड़ेगा, फोर्थ इंटरसेक्ट हो रहा है, फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवेंथ। तो हम लिख सकते हैं कि फर्स्ट, सेकंड, फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवेंथ ये सिंपल कर्व में आएंगे। सेकंड है सिंपल क्लोज्ड कर्व, तो वो सिंपल कर्व जिसका स्टार्ट और एंड पॉइंट सेम है। तो ये भी पूरा क्लोज्ड है, ये भी 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 क्लोज्ड है और ये भी क्लोज्ड है। तो इसलिए ये सारे के सारे होंगे। तो 1, 2, 5, 6 एंड 7 ये दोनों आ जाएंगे सिंपल क्लोज्ड कर्व में। थर्ड पार्ट क्या बोलता है? थर्ड पूछ रहा है पॉलीगन कौन कौन से हैं। पॉलीगन के लिए एक और कंडीशन होगी सिंपल क्लोज्ड कर्व के साथ कि स्ट्रेट लाइन से बना होना चाहिए। तो पॉलीगन पहला होगा जी, दूसरा भी होगा, तीसरा सर्कल है, चौथा इंटरसेक्टर है, कर्व ही नहीं है, पांचवा सर्कुलर है, छठा भी सर्कुलर है और सातवां भी सर्कुलर है और आठवां तो कर्व ही नहीं है क्योंकि उसमें एक लाइन है। तो ये हो गया। अब डी पार्ट इसका पूछ रहा है कन्वेक्स पॉलीगन कौन सा है। तो कन्वेक्स पॉलीगन की डेफिनेशन थी कि इसमें भी कोई भी एंगल 180 डिग्री का नहीं होना चाहिए। पहले डायग्राम में देखेंगे तो ये जो एंगल आएगा वो मोर देन 180 होगा, लेकिन दूसरे में ऐसा कुछ नहीं है, इसलिए ये दूसरा जो है वो कन्वेक्स पॉलीगन होगा। और ये पूछ रहा है कनकेव पॉलीगन। कनकेव पॉलीगन में जो है वो पहला इसलिए होगा क्योंकि उसमें 180 से ज़्यादा एक एंगल होना चाहिए, तो कनकेव पॉलीगन हो जाएगा। ये हो गया कनकेव पॉलीगन। तो इस तरह से ये हमारा पहला क्वेश्चन पूरा होता है। दूसरा पूछ रहा है कि व्हाट इज़ रेगुलर पॉलीगन। तो वो पॉलीगन जिनके सारे साइड्स और सारे एंगल्स इक्वल होते हैं उनको हम बोलते हैं रेगुलर पॉलीगन। इसको डेफिनेशन आपको लिखना है, ये आपके होमवर्क में आएगा, ठीक है। तो 6 साइड्स एंड 6 एंगल्स ऑल आर इक्वल, ठीक है। अब इसमें पूछ रहा है कि 3 साइड इक्वल साइड और इक्वल एंगल को हम क्या बोलते हैं। इसको हम बोलते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। फिर पूछ रहा है इसी क्वेश्चन में कि 4 साइड वाले को क्या बोलते हैं। 4 साइड वाले को बोलते हैं हम स्क्वायर और 6 साइड वाले को बोलते हैं हम हेक्सागन, ठीक है। आगे चलते हैं नई अगली एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज 3.2 में हम देखते हैं पहला क्वेश्चन है जिसमें हम को ए पार्ट में एक फिगर दिया हुआ है जो कि इस तरह का है। ये x है, ये 125 है और ये 125 है। अभी x की वैल्यू निकालनी है। तो हमें पता है कि ऑल द सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगन इज़ 360। तो x प्लस 125 प्लस 125 इज़ 360। तो 125 और 125 हो गया 250 इज इक्वल टू 360। अभी 250 उधर जाएगा तो 360 माइनस 250 x इज इक्वल टू 110। ये हो गया आंसर। बी पार्ट क्या बोलता है कि अगर कोई फिगर ऐसा दिया हुआ है, ठीक है,
तो ये हो गया कि इसमें x प्लस ये, इसको हम 90 रिप्रेजेंट करते हैं, 90 प्लस 60 प्लस 90 प्लस 70 इज इक्वल टू 360। तो 90 90 180, 180 प्लस 70 250 प्लस 60 310। ठीक है, तो x प्लस 310 इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो x इज इक्वल टू 360 माइनस 310, तो आंसर आ जाएगा x इज इक्वल टू, आंसर आ जाएगा x इज इक्वल टू 50 डिग्री। ये हो गया आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 पूरा हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 पूछ रहा है हमें क्या करना है, फाइंड द मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल निकालना है, जिसमें पहले पार्ट में 9 साइड्स दी हुई हैं। ठीक है, तो एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, एक्सटीरियर एंगल, अगर हमने पिछली क्लास में कॉन्सेप्ट जो पढ़ा था वो याद हो आपको, तो वो होता है 360 बाई एन, एन इज़ नंबर ऑफ साइड्स। ठीक है, तो इस केस में क्या हो जाएगा, 360 एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाई 9, तो ये आ जाएगा 40 डिग्री। सेकेंड पार्ट बोलता है 15 साइड्स, 15 साइड्स हैं तो एंगल आ जाएगा, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाई 15, तो एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 24। ठीक है, 24 डिग्री। थर्ड पार्ट में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है हाउ मेनी साइड्स डज अ रेगुलर पॉलीगन हैव इफ द मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल इज। अब इसमें उल्टा हो गया, एक्सटीरियर एंगल दिया हुआ है हमें कितना, 24 डिग्री, तो साइड कितनी होगी, तो हमने पढ़ा है साइड इज इक्वल टू 360 डिग्री अपॉन एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, अब इस क्वेश्चन के लिए क्या होगा, 360 डिवाइडेड बाई 24, तो ये जो नंबर ऑफ साइड्स आएंगे वो 15 नंबर आएंगी, तो इस कॉलम 15 नंबर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के लिए जो पॉलीगन है जिसका 24 डिग्री आ रहा है उसकी साइड 15 होनी चाहिए, तभी वो 24 डिग्री आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि हाउ मेनी साइड्स शुड अ रेगुलर पॉलीगन हैव इफ ईच ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल इज 160 डिग्री। तो 16 इंटीरियर एंगल दिया हुआ है क्वेश्चन में, इंटीरियर एंगल 165, तो एक्सटीरियर एंगल क्या होगा, इज इक्वल टू 180 माइनस इंटीरियर एंगल। ठीक है, तो ये हो जाएगा 180 माइनस 165, 15 डिग्री। ठीक है, अभी हमें निकालना है साइड, साइड इज इक्वल टू 360 डिग्री डिवाइडेड बाई एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, तो 360 डिग्री डिवाइडेड बाई 15, तो ये आ जाएगा 24। तो 24 साइड्स विल बी देयर फॉर सच काइंड ऑफ पॉलीगन हुज इंटीरियर एंगल इज 165 डिग्री। फिफ्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। तो फिफ्थ क्वेश्चन बोलता है कि किसी एक्सटीरियर एंगल का वैल्यू अगर 22 डिग्री है तो क्या वो कोई, तो इसका साइड अगर निकालना हो तो ये हो जाएगा, क्या ये रेगुलर पॉलीगन होगा, तो 360 अगर डिवाइडेड बाई 22 करें तो 180 बाई 11 आएगा, ये जो कि नॉट अ विच इज़ नॉट अ होल नंबर। लेकिन किसी भी फिगर में जो साइड होगी वो या तो 3 होगी, 4 होगी, 5 होगी, 6 होगी, उससे कम तो नहीं होगी। मतलब बीच में ऐसा तो नहीं कि 3.5 साइड हो, ऐसा तो हो नहीं सकता, वो काउंटिंग में होगा साइड, तो इसीलिए ये होल नंबर नहीं है, नॉट अ होल नंबर, देयरफॉर इट कैन नॉट बी अ रेगुलर पॉलीगन। ठीक है, सेकंड है कि अगर ये इंटीरियर एंगल होता, अगर इंटीरियर एंगल 22 डिग्री दिया है तो एक्सटीरियर एंगल क्या होगा, 180 माइनस 22, तो एक्सटीरियर एंगल आ जाएगा 158। ठीक है, 158 डिग्री। तो नंबर ऑफ साइड्स
साइड्स हम निकालें तो इज इक्वल टू 360 डिवाइड बाई 158, ये भी कम्प्लीटली नहीं कट हो रहा है, इसलिए नॉट अ होल नंबर, देयरफॉर इट कैन नॉट बी अ रेगुलर पॉलीगन। ठीक है, अगले पार्ट पे चलते हैं। अगला पार्ट जो है वो बोलता है 6th का, क्वेश्चन नंबर 6 का ए पार्ट पूछ रहा है व्हाट इज़ द मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर रेगुलर पॉलीगन। ठीक है, तो इंटीरियर एंगल निकालना है। इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू वन 80 माइनस एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, तो अगर हमें पूछ रहा है कि मिनिमम, अगर इंटीरियर एंगल को मिनिमम करना है तो 180 से जो मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल हो सकता है वो हमें निकालना होगा। तो इसी का बी पार्ट पूछता है, पहले बी पार्ट सॉल्व करेंगे तो ज़्यादा क्लैरिटी। व्हाट इज़ द मैक्सिमम इंटीरियर एंगल पूछ रहा है, मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल क्या हो सकता है। ठीक है, तो एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला होता है 360 डिवाइडेड बाई n। तो अगर इसको एक्सटीरियर एंगल को मैक्सिमम निकालना है तो ये जो n की वैल्यू होगी वो जितना कम रहेगी वो ये पूरा नंबर, ये पूरा जो ऑपरेशन है वो उतना बड़ा आएगा। ठीक है, ये वाला पार्ट। तो इसीलिए मिनिमम नंबर ऑफ साइड 3 तो होनी ही चाहिए, 2 में तो लाइन रहेगी, तीसरा तो चाहिए। तो n मिनिमम जो है वो 3 हो सकता है, तो 360 डिवाइडेड बाई 3 ये हो जाएगा 120 डिग्री। तो मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल जो है वो 120 डिग्री का रहेगा। 4 या 5 रखेंगे, 4 रखने पे 90 आ जाएगा, 5 रखने पे उससे भी कम आ जाएगा, 5 रखने पे जो है 72 आ जाएगा। तो ये इसलिए हम 3 लिए मिनिमम। तो अब हम देखेंगे कि अगर एक्सटीरियर एंगल मैक्सिमम 120 हो सकता है तो हमें इंटीरियर एंगल मिनिमम लाने के लिए 180 में से जो मैक्सिमम इंटीरियर एक्सटीरियर एंगल है वो घटाएंगे। तो इसीलिए इंटीरियर एंगल जो है वो 60 डिग्री आएगा मैक्स। बस, तो ये हो गया हमारे दोनों पार्ट का सॉल्यूशन। अब हम अगले एक्सरसाइज पे चलते हैं। एक्सरसाइज 3.3 सॉल्व करते हैं हम, जो कि कहता है पहला क्वेश्चन कि एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है। ठीक है, पैरेललोग्राम जिसकी 2 साइड पैरेलल होती है और पूछ रहा है कि पहला स्टेटमेंट उसने दिया है AD इज इक्वल टू क्या और क्यों। तो AD इज इक्वल टू ये वाली साइड, AD इज इक्वल टू BC। क्यों? क्योंकि अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ठीक है, दूसरा पार्ट क्या बोल रहा है, एंगल DCB इज इक्वल टू DCB, ये वाला एंगल किसके होगा, एंगल DAB के। क्यों? क्योंकि अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ठीक है, तीसरा पार्ट है OC इज इक्वल टू, अभी OC इज इक्वल टू क्या होगा, ये वाला जो है ये इसके बराबर होगा। क्यों? OC इज इक्वल टू OA। क्यों? क्योंकि the diagonals of parallelogram bisect each other. ओके, फोर्थ प्रॉपर्टी है एंगल DAB प्लस एंगल CDA। ठीक है, इज इक्वल टू क्या, देखो
ये वाला एंगल और ये वाले एंगल का सम जो है वो क्या होगा, वो 180 डिग्री होगा, क्योंकि ये अल्टरनेट एंगल है और अल्टरनेट एंगल पैरेललोग्राम में इनका सम जो है वो 180 डिग्री होता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। उस क्वेश्चन नंबर 2 में हमें फाइंड करना है एक्स वाई एंड जेड। किसमें? एक फिगर दिया हुआ है, क्या है वो फिगर, देखते हैं। पहला 2 का पहला पार्ट है, ये x, ये y, ये z है, ये x है और ये 100 डिग्री। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है, ये ABCD दिया हुआ है, तो ये पूछ रहा है y इज इक्वल टू 100। क्यों? क्योंकि अपोजिट एंगल इक्वल होंगे। ठीक है, x प्लस 100 इज इक्वल टू 180 होगा। क्यों? क्योंकि अल्टरनेट एंगल है। तो x इज इक्वल टू 180 माइनस 100 हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 80 आ जाएगा। तो x इज इक्वल टू 80 हो गया, तो x इज इक्वल टू z हो गया। क्यों? क्योंकि अपोजिट एंगल। तो पहले पार्ट में x, y और z की वैल्यू आ गई। दूसरा पार्ट है, ये है 50 डिग्री, ये है y, ये है x और ये है z। ठीक है, तो x इज इक्वल टू z होगा, क्योंकि x इज इक्वल टू y भी होगा, क्योंकि अब ये है करस्पॉन्डिंग एंगल, और ये होगा अपोजिट एंगल। ठीक है, तो हमें पता है कि 50 प्लस x इज इक्वल टू 180, क्योंकि अल्टरनेट एंगल का सम जो है वो 180 होता है बाय अल्टरनेट एंगल सम प्रॉपर्टी। तो x इज इक्वल टू 180 माइनस 50 विल बी 130 डिग्री। तो क्योंकि x, y और z इक्वल हैं, तो x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू z इज इक्वल टू 130 डिग्री इज द आंसर दैट वी वर लुकिंग फॉर। पहले क्वेश्चन का थर्ड पार्ट क्या बोलता है, पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम में ये 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट कर रहा है, यानी ये रोम्बस है, y 30। ठीक है, ये हो गया x और ये हो गया 90। ठीक है, ये है यहाँ पे, ये x है। ठीक है, अभी x इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि अपोजिट एंगल आर इक्वल। ठीक है, अब x प्लस 30 प्लस वाई इज इक्वल टू 180। क्यों? क्योंकि इंटरनल एंगल ऑफ ट्रायंगल इन सम इज 180 डिग्री। ठीक है, तो ये छोटा सा ट्रायंगल है, कौन सा, इसको हम OABCD, तो ट्रायंगल OCD अगर हम देखें तो ये छोटा सा ट्रायंगल है। ठीक है, तो इसका सम ये हो गया। तो x इज इक्वल टू 90 डिग्री है। क्यों? क्योंकि अपोजिट एंगल है, x के ठीक अपोजिट ये 90 दिया हुआ है। तो 90 प्लस 30 प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो y इज इक्वल टू 180 माइनस 120 डिग्री, y इज इक्वल टू 60 डिग्री आ गया। ठीक है, अब हमें
क्या निकालना है, जेड निकालना है, ठीक है। ये जो क्वेश्चन में दिया है वो दिया है जेड यहाँ पे, तो y इज इक्वल टू जेड होगा। क्यों? क्योंकि ये अल्टरनेट, y इज इक्वल टू जेड होगा क्योंकि ये अल्टरनेट एंगल है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसी क्वेश्चन का चौथा पार्ट है। क्या दिया है क्वेश्चन में, एक 80 डिग्री है तो y इज इक्वल टू 80 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि ये अपोजिट एंगल है। अब x प्लस 80 इज इक्वल टू 180, क्योंकि ये करस्पॉन्ड, ये जो है वन 80 डिग्री होगा। क्यों? ऊपर बताया था, आप देख सकते हो 180 माइनस 80 इज इक्वल टू 100 डिग्री। x 100 आ गया, ठीक है, और z इज इक्वल टू 80 डिग्री क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। तो इस तरह से x, y, z की वैल्यू आ गई। पांचवा पॉइंट है, तो बाय अल्टरनेट एंगल एंगल x इज इक्वल टू एंगल z, ठीक है। और अपोजिट एंगल से हम देखें तो एंगल y इज इक्वल टू 112 डिग्री आना चाहिए, ये वाला इसके बराबर होगा, ठीक है। अभी हमें मालूम है, अगर हम ट्रायंगल ए बी सी डी, तो इफ़ वी सी ट्रायंगल ए बी सी, इसका सम करें तो 40 डिग्री प्लस वाई प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। वाई हमें 40 प्लस 112 प्लस एक्स इज इक्वल टू 180, तो एक्स इज इक्वल टू 180 माइनस 152, तो ये 8 आ गया 160, 28 डिग्री। तो x इज इक्वल टू 28 डिग्री एंड देयरफॉर z इज ऑल्सो, क्योंकि बिकॉज ऑफ अल्टरनेट एंगल दे बोथ आर इक्वल, हमने अभी ऊपर देखा था। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया, क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 के सारे पार्ट्स हो गए। थर्ड क्वेश्चन में चलते हैं कि क्या एक क्वाड्रिलेटरल ABCD पैरेललोग्राम हो सकता है अगर पहला पार्ट दिया है ABCD, एंगल D प्लस एंगल B इज 180 डिग्री, सम इज 180 डिग्री। AB और DC 8 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है। तो पहला है एंगल D प्लस एंगल B इज 180 डिग्री, AB इज इक्वल टू DC, ये इसके बराबर है, ठीक है। ये इसके बराबर है, और
AD 4 सेंटीमीटर, ABDC 8 है और AD 4 सेंटीमीटर है एंड VC 4.4 सेंटीमीटर। ठीक है, ये बड़ा छोटा है, ये पैरेलल बोल रहा है। ठीक है, अब एंगल A 70 and C 65। एंगल A 70 and C is 65। ठीक है, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा? यह पहला चीज़ कि एंगल D और B के 180 होने ना होने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि पैरेललोग्राम में दोनों साइड पैरेलल होनी चाहिए, जिसका मतलब एंगल A शुड बी इक्वल टू एंगल C, जो कि नहीं है, देयरफॉर इट इज़ नॉट अ पैरेललोग्राम। क्वेश्चन 4, तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमें बोला है कि ड्रॉ क्वाड्रिलेटरल, अब जिसके अपोजिट साइड इक्वल होते हैं, अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, तो लेकिन वो पैरेललोग्राम नहीं होता। तो हमने काइट का एग्जांपल देखा था जिसमें 1 पेयर ऑफ एंगल आर इक्वल, तो ये काइट हो गई। ठीक है, दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है कि जो दो एडजेसेंट एंगल हैं उनका रेशियो जो है वो 3:2 दिया हुआ है। हमें पता है कि एडजेसेंट एंगल का जो सम होता है तो वो होता है 180 डिग्री, है ना। एक हो जाएगा 3/5 ऑफ 180 और एक हो जाएगा 2/5 ऑफ 180, तो ये आ जाएगा 72 और ये आ जाएगा 108। तो वन एंगल विल बी 72 एंड वन विल बी 108। क्वेश्चन नंबर 6 बोलता है टू एडजेसेंट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम हैव इक्वल मेजर। ठीक है, फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल ऑफ। तो एडजेसेंट एंगल अगर बराबर है, लेट्स से एक एडजेसेंट एंगल x है तो दूसरा भी x ही है, तो दोनों का सम अगर 180 है तो x इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो एक दो एंगल जो है वो बगल बगल की वो 90 डिग्री है। ठीक है, और अपोजिट एंगल भी 90 हो जाएगा। ठीक है, तो इस देखो मान लो ये वो है, अब ये और ये 90 आ गया, तो इस पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल भी 90 होंगे। ठीक है, तो ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री। 7th क्वेश्चन है द एडजेसेंट फिगर, एक फिगर दिया हुआ है हमें, हो जो कि है ये x, ये है y, ये है 70, तो ये हो जाएगा z और ये हो जाएगा 40। ठीक है, ये पैरेललोग्राम दिया है, ये दिया हुआ है। ठीक है, यानी कि EP इज पैरेलल टू HO एंड HE इज पैरेलल टू PO। ठीक है, अब एंगल Y इज इक्वल टू एंगल 40 एडजेसेंट एंगल। ठीक है, अब ये अगर 70 है तो ये कितनी, ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो ये इन दोनों का सम 180 होगा। लेट्स से एंगल POH प्लस एंगल POM इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब POH इज इक्वल टू 180 माइनस एंगल POM। POM हमें दिया है 180 माइनस POM कितना दिया हुआ है,
एम इज 70, तो एंगल पी ओ एच इज़ 110 डिग्री। ठीक है, ठीक है, ये आ गया 110। तो x इज इक्वल टू 110 क्योंकि अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ठीक है, अब सम ऑफ थ्री एंगल ऑफ ट्रायंगल एच पी ओ में देखें तो एंगल z प्लस एंगल y की वैल्यू कितनी दी हुई है, 40 हमने निकाली, प्लस ये पी ओ एच यानी कि 110 इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा। तो एंगल z इज इक्वल टू 180 माइनस 150 इज इक्वल टू 30 डिग्री आ गया आंसर। ठीक है, 8th क्वेश्चन का पहला पार्ट बोलता है हमें कि दो पैरेललोग्राम दिए हैं, पहला और दूसरा, दोनों एक साथ देख लेते हैं। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, पहला पार्ट देखें अगर, तो अपोजिट एंगल्स आर इक्वल ऑफ पैरेललोग्राम। 3y माइनस 1 इज इक्वल टू 26, तो 3y इज इक्वल टू 27, y इज इक्वल टू 9। ठीक है, और 3x इज इक्वल टू 18, तो ये आ गया x इज इक्वल टू 18/3 इज इक्वल टू 6, तो ये हो गया आंसर। अब हम चलते हैं सेकंड पार्ट में। तो 20 इज इक्वल टू y प्लस 7। ठीक है, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 20 माइनस 7, ये हो जाएगा 13। अब दूसरा इक्वेशन में है 16 इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, 16 इज इक्वल टू एक्स प्लस 13, तो सॉल्व करेंगे तो x इज इक्वल टू 3 आ गया। ये हो गए इस सेकंड पार्ट के आंसर। ये हमारा अगला क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करें अगर हम, तो क्वेश्चन नंबर 9 बोलता है ये एंगल हमें फाइंड करना है जिसका नाम है x, और वैल्यू दी हुई है r, i, c, l, ये है u, और ये हो गया 120 डिग्री, और ये हो गया k, ये है e और s। अभी क्या हम ये कर सकते हैं, क्या एंगल यू ई सी इज इक्वल टू 70 डिग्री होगा, क्योंकि अपोजिट एंगल है। तो ये एंगल कितना आ गया, 70 डिग्री। ठीक है, क्या एंगल के एस आई इज इक्वल टू एंगल आर होगा। ठीक है, अभी एंगल के प्लस एंगल आर कितना होगा, 180 डिग्री होगा, क्योंकि के एस आई आर इज पैरेललोग्राम। तो 120 प्लस एंगल आर इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो आर इज इक्वल टू एंगल आर इज इक्वल टू 60 डिग्री। एंगल आर इज इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है, इसीलिए एंगल के एस आई इज ऑल्सो इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो क्या ये एंगल 60 डिग्री होगा, ये भी एंगल 60 डिग्री होगा, यस। तो अब इस छोटे से ट्रायंगल को अगर हम यहाँ ओ लिख दें, इस छोटे से ट्रायंगल को अगर हम बड़ा करके बनाएं
तो ये होता x, ये था e, ठीक है, ये था s, ये निकल के आया था, एक आया था 70, ये आया था 60। तो इन तीनों ट्रायंगल का सम कितना होगा? 70 + 60 + x = 180 डिग्री। किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है। तो x = 180 - 130, तो x = आ जाएगा 50 डिग्री। ये हो गया आंसर। ठीक है, समझ गए? क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 बोलता है एक्सप्लेन हाउ द फिगर इज ट्रेपीजियम विच ऑफ इट्स टू साइड आर पैरेलल। ठीक है, तो ये एक फिगर दिया हुआ है, ये फिगर है ऐसा। अभी ये 100 है और ये 80 डिग्री है। तो व्हेन सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इज 180, तो इसका और इसका, तो द लाइन्स आर पैरेलल। ठीक है, एम एल के एन, सिंस एंगल एम प्लस एंगल एल इज 180, देयरफॉर एम एन इज पैरेलल टू के एल। ओके, एंड वी हैव वन पेयर ऑफ साइड एज पैरेलल, देयरफॉर इट इज अ ट्रेपीजियम। ठीक है, these two sides are parallel। ये हो गया आंसर। 11th क्वेश्चन पे चलते हैं। 11th क्वेश्चन के लिए एक फिगर दिया हुआ है ऐसा। नाम है ए बी सी और डी। तो क्वेश्चन पूछता है फाइंड एंगल सी। एंगल सी हमें फाइंड करना है। इफ़ ए बी इज़ पैरेलल टू डी सी, तो ये लाइन अगर इसके पैरेलल है तो ये एंगल और ये एंगल का सम जो है ये 180 होगा, है ना। तो एंगल बी प्लस एंगल सी विल बी 180, क्योंकि ये पैरेलल लाइन के बीच की चीज़ें हैं। तो एंगल बी इज़ 120 प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180, देयरफॉर एंगल सी विल बी 180 - 120 इज 60 डिग्री। आंसर। अब लास्ट इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, वो है क्वेश्चन नंबर 12, जो बोलता है, पहले एक फिगर देखते हैं। फिगर बोलता है ये 130 डिग्री है, ये Q है, R 90 डिग्री है, और ये S है और ये P है। ठीक है, नाउ इट इज सेइंग हमें निकालना है फाइंड मेजर ऑफ एंगल P एंड एंगल S इफ SP इज पैरेलल टू RQ। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है तो देन एंगल S प्लस एंगल R विल बी इक्वल टू 180 एंड एंगल P प्लस एंगल Q विल बी 180। ठीक है, तो एंगल P प्लस 130 will be 180 and angle P will be 180 minus 130 is equal to 50 डिग्री। ठीक है, इसी तरह एंगल S is equal to 180 minus एंगल R, 180 minus 90 is equal to 90 डिग्री। ये हो गया आंसर। ठीक है, इस तरह से हमारा ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट होता है। अब हम अगले एक्सरसाइज की तरफ बढ़ेंगे, एक्सरसाइज नंबर 3.4। एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है स्टेट ट्रू और फॉल्स है। मैं बस TF लिखूँगा। ठीक है, बोल रहा है ऑल रेक्टेंगल आर स्क्वायर। नहीं, क्योंकि स्क्वायर की साइड बराबर होती है बट रेक्टेंगल की नहीं होती। तो सभी स्क्वायर रेक्टेंगल हो सकते हैं लेकिन सभी रेक्टेंगल स्क्वायर नहीं हो सकते, तो ये फॉल्स होगा। बी बोल रहा है ऑल रोम्बस आर पैरेललोग्राम। ठीक है, ऑल रोम्बस आर पैरेललोग्राम ट्रू है। क्यों? क्योंकि रोम्बस की साइड्स बराबर होती हैं।
ठीक है, इट इज़ अ कैटेगरी ऑफ सब कैटेगरी ऑफ पैरेललोग्राम. ऑल स्क्वायर आर रोम्बस एंड ऑल्सो रेक्टेंगल. ऑल स्क्वायर आर रोम्बस, ठीक है, एंड ऑल्सो रेक्टेंगल, ये भी ट्रू होगा. क्योंकि स्क्वायर में एंगल 90 होता है तो रेक्टेंगल का फॉलो कर लिया, और साइड इक्वल होते हैं तो रोम्बस का पार्ट फॉलो कर लिया, इसीलिए ऑल स्क्वायर आर रोम्बस एंड रेक्टेंगल. ऑल स्क्वायर आर नॉट पैरेललोग्राम, ये फॉल्स होगा, डी फॉल्स होगा. ऑल स्क्वायर आर पैरेललोग्राम्स. ऑल काइट्स आर रोम्बस, ये फॉल्स होगा क्योंकि काइट में 2 पेयर ऑफ साइड्स इक्वल होना ज़रूरी है, सारे आपस में इक्वल नहीं है, तो इसलिए ये रोम्बस वाला ये पार्ट ये गलत है. ऑल रोम्बस आर काइट, ये ट्रू है. क्यों? क्योंकि ऑल रोम्बस आर काइट, एकदम सही. काइट की सिर्फ रिक्वायरमेंट होती है कि 2 पेयर आपस में इक्वल हों, लेकिन इसमें सब आपस में इक्वल होते हैं, तो ऑल रोम्बस आर काइट. ऑल पैरेललोग्राम आर ट्रेपीजियम, ट्रू है क्योंकि ट्रेपीजियम में सिर्फ एक पेयर ऑफ लाइन जो है वो पैरेलल होनी चाहिए, जबकि पैरेललोग्राम में दोनों होती हैं, तो ये ओके है. ऑल स्क्वायर्स आर ट्रेपीजियम, ये भी ट्रू है क्योंकि ट्रेपीजियम की सिर्फ एक ही रिक्वायरमेंट है कि एक पेयर ऑफ लाइन पैरेलल हो, लेकिन स्क्वायर में 2 पेयर होती हैं, इसलिए ये भी ट्रू होगी. तो इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं. आइडेंटिफाई ऑल द क्वाड्रिलेटरल्स दैट हैव ऑल 4 इक्वल लेंथ, ठीक है. तो ऑल 4 इक्वल लेंथ, ठीक है, ये किस में होता है? सिर्फ स्क्वायर और रोम्बस में. बी बोलता है 4 राइट एंगल्स, 2 ही फिगर होते हैं 4 राइट एंगल्स के, स्क्वायर एंड रेक्टेंगल, ठीक है. थर्ड पार्ट का ए बोलता है एक्सप्लेन हाउ ए स्क्वायर इज अ क्वाड्रिलेटरल. तो क्वाड्रिलेटरल क्यों होगा? क्योंकि 4 साइड्स, इट इज़ मेड ऑफ 4 साइड, देयरफॉर इट इज़ अ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है. बी अब पैरेललोग्राम, ये पूछ रहा है कि एक स्क्वायर पैरेललोग्राम क्यों? क्योंकि स्क्वायर हैज़ 2 पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स, ठीक है, देयरफॉर इट इज़ अ पैरेललोग्राम. ती बोलता है रोम्बस. रोम्बस इसलिए है क्योंकि स्क्वायर हैज़ 2 पेयर ऑफ पैरेलल लाइन्स ऑल्सो एंड ऑल द साइड्स आर इक्वल, देयरफॉर इट इज़ अ रोम्बस. And D, it says a rectangle. So for a rectangle, all angles should be 90 degree and 2 pair of sides should be parallel. Therefore, it is a rectangle also. It satisfies for rectangle also. ठीक है. 4th क्वेश्चन का पहला है, वो क्वाड्रिलेटरल बताने हैं जिसका डायगोनल जो है वो बाइसेक्ट करता है इच इधर. तो बाइसेक्ट सारे पैरेललोग्राम में करता है, ठीक है. अब इसके बाद आप चाहे उसको स्क्वायर लिख लो, रेक्टेंगल लिख लो, रोम्बस लिख लो, ठीक है. सेकंड पार्ट बोलता है कि उसके डायगोनल जो है वो परपेंडिकुलर हो. तो परपेंडिकुलर होते हैं, एक तो केस है स्क्वायर में, दूसरा है रोम्बस में. तीसरा पार्ट बोल रहा है इक्वल. क्वाड्रिलेटरल इक्वल सिर्फ रेक्टेंगल में होते हैं, रेक्टेंगल में भी होते हैं और स्क्वायर में भी होते हैं, ठीक है. तो ये हो गया हमारा 4th पार्ट. 5th क्वेश्चन बोल रहा है कि एक्सप्लेन व्हाई रेक्टेंगल इज अ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल. क्योंकि उसके सारे एंगल 90 होते हैं,
none of them is more than 180, therefore it is a convex quadrilateral. क्वेश्चन नंबर 6 है, हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है, ट्रायंगल ABC, मिड पॉइंट इसका O दे के उसको यहाँ से मेट किया हुआ है। हम क्या करेंगे, अभी हमसे बोल रहा है कि ये हर जगह से इक्वल, ओ जो पॉइंट है वो AO इज इक्वल टू OB इज इक्वल टू OC क्यों होगा। AO इज इक्वल टू OC तो उसने दिया हुआ है, वो ये पूछ रहा है कि ये तीनों आपस में इक्वल क्यों होंगे। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे कि AB के पैरेलल एक लाइन C से ड्रॉ करेंगे और BC के पैरेलल एक लाइन A से ड्रॉ करेंगे। तो क्या होगा, ये पैरेललोग्राम बन गया और इसको हम नाम दे देंगे पॉइंट T। इसको एक्सटेंड करेंगे तो क्योंकि अपोजिट एंगल है तो ये भी एंगल 90 डिग्री होगा क्योंकि ये पैरेललोग्राम है। ठीक है, और ये पैरेलल होने की वजह से ये एक रेक्टेंगल बन गया। अभी हमें पता है कि रेक्टेंगल के डायगोनल्स इक्वल होते हैं, पहली चीज़। तो AC इज इक्वल टू BD हो जाएगा। ठीक है, और हमें पता है कि AO इज इक्वल टू OC। अभी हमें प्रूफ करना है BO इज इक्वल टू BO इज इक्वल टू OD, है ना। तो हमें मालूम है BO इज इक्वल टू OD है ऑलरेडी। क्यों? क्योंकि द डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। तो इस प्रॉपर्टी से BO इज इक्वल टू OD भी आ गया। अब हमें ये भी पता है कि BD इज इक्वल टू AC। ठीक है, AC इज इक्वल टू BD भी हो गया और BO इज इक्वल टू OD भी हो गया। तो इसीलिए ये चारों आपस में हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, AC इज इक्वल टू BD, या फिर AC को क्या लिख सकते हैं हम, AO प्लस OC इज इक्वल टू BC को क्या लिख सकते हैं, BD को हम क्या लिख सकते हैं, BO प्लस OD। ठीक है, तो अब लिखा हुआ है AO प्लस OC इक्वल है, वो पहले से ही लिखा हुआ है। ठीक है, तो AO इज इक्वल टू OC ये दिया हुआ है, और BO और OD भी आपस में इक्वल है रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी से। ठीक है, तो अगर ये दोनों इक्वल है तो क्या हम ये लिख सकते हैं कि AO इज इक्वल टू 2BO। ठीक है, तो AO इज इक्वल टू BO आ गया, इसलिए ये आपस में बराबर हो गए और सारे आपस में इक्वल हो गए। तो ये हो गया हमारे क्वेश्चन 6 का आंसर। तो इस तरह से हमारे सारे एक्सरसाइजेस भी कंप्लीट होते हैं इस चैप्टर के। सारे एग्जाम्पल्स को देखने के लिए बहुत पेशेंस की ज़रूरत थी और आप यहाँ तक आए, इसका मतलब आप मैथ्स में इंटरेस्टेड हैं। सो स्टे ट्यून टू अभी मैथ्स। आप हम तक पहुँच सकते हैं सर्च करके @अभी मैथ्स का फंडा। यूट्यूब पे पहुंच सकते हैं और अपनी क्वेरीज रख सकते हैं कमेंट्स में। स्टे ट्यून टू अभी मैथ्स, आगे के चैप्टर्स और भी इंटरेस्टिंग हैं। तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।